ये कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमें ये सिखाने वाली है कि इंसान जब किसी भी चीज़ को हासिल करने का मन बना लेता है तो उसके सामने चाहे एवरेस्ट की ऊंचाई ही क्यों ना आ जाए। सन 1953 में हिलरी और टेंजिंग नाम के दो शख्स ने पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को अपने कदमों से नाप डाला, जिसके बाद आने वाले 40 सालों में बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और ऐसा करते हुए 4 इंसानों में एक इंसान ने अपना दम तोड़ा है। लेकिन उसके बाद एक रॉब नाम का आदमी पैदा होता है जिसने पहाड़ों पर चढ़ना अपना हुनर बना लिया। उसने अपने साथ 19 लोगों को लेकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और सभी लोग जिंदा वापस आए। और आज एक बार फिर से वो अपनी टीम के साथ इस सफर पर निकला है, एक ऐसा सफर जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं है। रॉब ने अपने 13 लोगों की टीम के साथ न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां पर उसे उसकी वाइफ सी ऑफ करने के लिए आई है। लेकिन जाने से पहले वो उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो वादा करे कि वो वापस जरूर आएगा। तो रॉब कहता है कि मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद ये लोग न्यूजीलैंड से फ्लाइट लेकर नेपाल पहुंच जाते हैं और आगे जाकर ये काठमांडू नाम के शहर में एक होटल में रुकते हैं, जहां पर रॉब सभी मेंबर को इस ट्रिप के बारे में बताता है और उन्हें समझाता है कि हमारी ये ट्रिप पूरे 40 दिनों की होने वाली है, जिसमें कई सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत से ऐसे फैसले करने होंगे जो हमारे हित में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें डट कर रहना है और आगे बढ़ते रहना होगा। इस कहानी में हमें फेमस एक्टर जॉश ब्रॉलिन भी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने थैनोस का रोल निभाया। रॉब बताता है कि जून के महीने में हमें एवरेस्ट पर चढ़ना होगा और समय रहते ही वापस भी आना होगा। कि जिन लोगों ने उस चोटी को छुआ है उनका मानना है कि चढ़ने से ज्यादा उतरने में तकलीफ और परेशानी आती है। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि रॉब की कंपनी का नाम एडवेंचर सेटलर है, जो पिछले 4 साल से इस काम में लगे हुए हैं और कई लोगों के सपने इस कंपनी और रॉब ने पूरे करे हैं। अब इसके बाद पूरी टीम लुकला नाम के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जो जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना है, जहां से इन्हें गांव से होते हुए एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचना है और फिर उसके बाद इन्हें ऊपर चढ़ाई की तैयारी शुरू करनी है। पहले तो ये लोग गांव से कुछ याक को किराए पर लेते हैं, जिसके ऊपर ये अपना सामान रखकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और सारे लोग अपने दूसरे कैंप जो कि 27,000 फीट की ऊंचाई पर है यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक भयंकर तूफान आ जाता है, जिसे देखते हुए रॉब कहता है कि हमें यहीं पर अभी रुकना होगा, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। सभी को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो लोग अपने अपने टेंट में बैठ जाते हैं और तूफान हटने का इंतजार करने लगते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे तूफान पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसलिए रॉब कहता है कि अब हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम ऊपर पहुंचेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। इसलिए सभी रात को ही निकल जाते हैं चढ़ाई करने के लिए। सुबह के 4 बजे ये लोग अपनी मंजिल से काफी नजदीक आ जाते हैं, लेकिन तभी डेक नाम का आदमी रॉब से कहता है कि उसकी आंख में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए वो अब आगे नहीं बढ़ सकता। दरअसल उसका कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है और इस समय उसकी आंखों से ब्लर दिखाई दे रहा है। रॉब कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रुको, आधे घंटे में अगर तुम्हें चीजें सही लगे तो आगे आ जाना, वरना तुम्हें यहीं से वापस जाना होगा। अब ये बोलकर वो अपने लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन अब इनका असली सफर यहाँ से शुरू होने वाला है। यहाँ ये देखते हैं कि पहाड़ की दरारों पर रस्सियां नहीं बंधी हुई है, इसलिए सबसे पहले तो वहां पर रस्सियां बांधनी होगी, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के वो चल नहीं सकते। और इन्हीं दरारों में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रॉब अपने किसी भी टीम मेंबर को खोना नहीं चाहता और इस समय ये लोग 28,000 की फीट की ऊंचाई पर हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, जिसको सह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। इसलिए हमें इनमें से बहुत से ऐसे लोग भी देखते हैं जो हाइपोथर्मिया का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और ये लोग अपना सफर छोड़कर जाने लगते हैं। वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें अब दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जिस ऊंचाई पर है वहाँ इनके दिमाग में सूजन और फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो गया है। ये सब कुछ ऑक्सीजन और ठंड की वजह से हो रहा है। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि वो और ऊंचाई तक चढ़ सके, लेकिन रॉब सभी को हिम्मत देता है। वो टीम लीडर की तरह काम करता है और उनसे कहता है कि अब हम कुछ ही दूरी पर हैं दोस्तों, क्या तुम्हें अपनी मंजिल दिखाई नहीं दे रही है? बस थोड़ा हौसला रखो। और इसलिए सभी फिर से हिम्मत बांधते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लोग अब धीरे धीरे 28,600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से एवरेस्ट की चोटी कुछ ही दूरी पर है। इन्होंने रस्सियां भी बांध ली है, जिसे पकड़कर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऊपर से आ रही तेज हवाएं इन्हें लगातार नीचे ढकेलने की कोशिश करती है, पर इनके हौसले उन ठंडी हवाओं से ज्यादा बुलंद थे। और फिर आ जाती है दोपहर इनके लिए सबसे सुहानी थी, क्योंकि फाइनली ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जाना कईयों का सपना है और बहुत ही कम इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं और सभी ये देखकर बहुत खुश होते हैं।
लेकिन इन्हें जल्दी ही नीचे उतरना होगा क्योंकि तूफान की वार्निंग इन्हें मिल चुकी है। इसलिए सभी अब नीचे उतरने की तैयारी करने लगते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। उनकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया है और अब वो चल नहीं पा रहे। इसलिए रॉब नीचे अपनी टीम से कांटेक्ट करता है और उन्हें फौरन ऑक्सीजन भेजने को बोलता है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि ऑक्सीजन ऊपर पहुंचने में हमें वक्त लग सकता है क्योंकि धीरे धीरे करके हवाएं और तेज होती जा रही है। और तभी बीच रास्ते में रॉब को डेक भी मिल जाता है जो ऊपर की ओर ही आ रहा था। वो कहता है कि उसने बहुत मुश्किल से यहाँ तक का सफर तय किया है और अब वो बिना चोटी तक पहुंचे नीचे तो नहीं जा सकता, इसलिए वो बस कुछ ही देर के लिए ऊपर जाना चाहता है। रॉब उसे लेकर ऊपर जाता है और वहां जाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी जी ली है। लेकिन जब ये लोग नीचे आ रहे होते हैं तो उस समय डेक की हालत और खराब होने लगती है। उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी थी और ऊपर से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगर आसान भाषा में कहें तो वो किसी भी समय बेहोश हो सकता है। इसलिए रॉब उसे लेकर एक दरार के पास बैठ जाता है और अपनी टीम से कांटेक्ट करता है कि हमें जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी ऊपर ऑक्सीजन भेजो। हमें ऑक्सीजन भेजना ही होगा, लेकिन उसकी टीम मेंबर उसे वापस आने को बोलते हैं। पर रॉब ऐसा डेक को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। उसे जितना हो सकेगा वो उतनी कोशिश करने को तैयार है क्योंकि डेक उसकी जिम्मेदारी है और इसलिए वो उसे लेकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी बर्फीले हवाएं चलना शुरू हो जाती है जिसमें दोनों जमना शुरू हो गए थे और इनकी ऑक्सीजन भी अब ना के बराबर हो गई थी। रॉब ने अपनी आधी ऑक्सीजन डेक को दे दी और इस चीज से ये दोनों फंस जाते हैं। वो डेक को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं आगे जाकर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आता हूँ। लेकिन वो तो खुद के काबू में ही नहीं था क्योंकि उसका दिमाग अब काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से वो उसके पीछे पीछे आता रहता है और एक समय पर वो खाई में गिर जाता है। लेकिन यहाँ रॉब को पता ही नहीं चलता कि डेक अब जा चुका है क्योंकि वो खुद अब बेहोश होने वाला था। कुछ ही समय के बाद उसका एक साथी उसे रास्ते में मिल जाता है जो उसे बताता है कि मुझे आधा ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है और मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। जिसके बाद थोड़ी ऑक्सीजन लेने के बाद उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। लेकिन अभी सफ़र लंबा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एवरेस्ट पर हो सकता है कि चढ़ना आसान हो, लेकिन उतरना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर पूरे 13 लोग अब इस सफ़र में इस पहाड़ पर फंस चुके हैं। नीचे कैंप में तेज तूफान चल रहा है जिससे ठंड कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस कपकपाती ठंड को सहन कर पाना आम इंसान की बस की बात तो नहीं है। और इसी वजह से नीचे कैंप में फंसे हुए कई सारे लोग अपना दम तोड़ने लगते हैं। बेस कैंप पर उन्हें संपर्क किया जाता है और बताया जाता है कि हम जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन भेज रहे हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तूफान थमेगा, रुकेगा, क्योंकि ऐसे में ऊपर जाने वाला इंसान भी मर सकता है। तब तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। उधर हम सुबह के 4 बजे रॉब के साथी को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है ठंड की वजह से और उसने अब अपना आपा खो दिया है। वो खुद से ही बात करते हुए कहता है कि यार मुझे कितनी गर्मी लग रही है और फिर अपनी जैकेट उतार देता है और उसके बाद खुद ही स्लाइड करते हुए नीचे चला जाता है और यहाँ ठंड में वो मारा जाता है। ये सब असल में हाइपोथर्मिया की वजह से हो रहा था। जो दिमागी हालत से मजबूत है वही जगह पर सरवाइव जिंदा रह पाएगा। इसी बीच हम एक बड़े से एवलांच को भी देखते हैं जो रॉब के ऊपर से गुजर जाता है। वो उसके नीचे पूरी तरह से दब चुका है और अब सुबह के 5 बजते हैं। इतनी देर बाद जाकर तूफान थोड़ा सा शांत होता है। बेस कैंप पर सभी लोग रॉब को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। और इसी बीच वो अपनी टीम से कांटेक्ट करता है, उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर बर्फ के नीचे फंस चुका हूँ, मुझे बचाने के लिए किसी को जल्दी ऊपर भेजो। उसकी टीम कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके थोड़ा सा नीचे आना होगा क्योंकि वहां ऊपर अभी भी तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में किसी को भी तुम्हारे पास हम नहीं भेज सकते। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो अब उठ नहीं सकता है, उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है और उसका साथी भी मर चुका है और इसी दौरान लाइन भी कट हो जाती है, मतलब पूरी तरह से वो ब्लॉक हो चुका है। वो हार मान चुका है। लेकिन यहाँ पर उसकी टीम कहती है कि हमें रॉब के अंदर एक उम्मीद जगानी होगी, हमें उसकी वाइफ को कॉल करना होगा ताकि उसकी आवाज़ सुनकर उसे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और वो नीचे आ सके। वो ऐसा ही करते हैं और कुछ ही देर बाद रॉब से उसकी वाइफ की बात होती है। वो कहती है कि रॉब तुम्हें चलते रहना होगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो दिक्कत हो सकती है। तुमने वादा किया था कि तुम वापस ज़रूर आओगे, हमारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसकी बातें सुनकर रॉब फिर से उठकर खड़ा होता है और नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर जम चुके हैं। वो एक बर्फ़ का टुकड़ा बन गया है और उसके पास ऑक्सीजन बिल्कुल बची नहीं है। उधर हमें ये पता चलता है कि जो लोग उसे लेने के लिए ऊपर जा रहे थे वो वापस आने का फैसला करते हैं क्योंकि हवा अभी भी तेज़ है और वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। जब ये बात उसकी टीम उसे बताती है तो वो कहता है कि मैं और नहीं चल सकता हूँ, मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है। लेकिन जॉन कहता है कि तुम्हें हमारे लिए करना ही होगा दोस्त, ऐसे हिम्मत मत हारो।
तो रॉब कहता है कि ठीक है, मुझे एक और रात यहाँ पर गुजारना होगा ताकि हवाएं थोड़ी और धीमी हो जाए, क्या पता कल मौसम साफ हो जाए। लेकिन उसकी टीम जानती है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके पास इतनी ऑक्सीजन बची नहीं है कि वो एक रात गुजार सके। उधर रॉब की वाइफ क्लारा बहुत परेशान थी, इसलिए वो जिद करती है रॉब से फिर से बात करने के लिए। उसे बताती है कि तुम्हें नीचे आना ही होगा वरना मैं हमारे बच्चे को कैसे संभालूंगी। लेकिन रॉब कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि मेरे पास अब ताकत ही नहीं बची है, मैं जिंदा बच पाऊं ये मुझे नहीं लगता। लेकिन क्लारा उसे बार बार विनती करती है कि तुम्हें हिम्मत करना होगा, हिम्मत करो और खड़ी हो जाओ। पर रॉब उसे अलविदा कहकर उसका फोन काट देता है, जिससे सभी को लगता है कि अब वो नहीं रहा। उधर क्लारा तो पूरी तरह से टूट ही जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने डेक को बचा लिया है क्योंकि वो खाई में ज्यादा अंदर तक नहीं गिरा था। वो लोग उसे लेकर नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन तभी एक और तूफान आता है जिसमें कई और लोग भी मारे जाते हैं और इन लोगों में डेक भी था। लेकिन असल में वो जिंदा बच गया क्योंकि उसकी किस्मत अभी भी अच्छी है। जब यहाँ उसकी आंख खुलती है तो वो पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। तभी उसे हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाते हैं जिसमें उसे उसकी वाइफ दिखाई दे रही थी और वही उसे चलने की हिम्मत दे दी है। वो बिना रुके चलता रहता और ऐसे ही करते करते अपने कैंप के पास पहुंच जाता है जो कि थोड़ी ही दूरी पर था। लेकिन यहाँ उसकी हालत बहुत ही खराब थी और ऐसे में जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए टीम वाले डेक की वाइफ को कॉल करके इस बारे में बताते हैं। वो कहती है कि हेलीकॉप्टर भेजकर वहां से हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन टीम लीडर बताती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर उड़ाना सेफ नहीं है। लेकिन डेक की वाइफ नहीं मानती और वो काठमांडू में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी के पास फोन लगाती है और उन्हें प्रेशर देती है कि वो वहां जाकर डेक की जान बचाए। अब थोड़ी देर बाद वो खुद हेलीकॉप्टर भेजकर वहां से उसे बाहर ले आते हैं। लेकिन यहाँ रॉब अभी भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। उसने उन 16 लोगों के साथ वहीं पर समाधि ले ली, यानी कि उसने अपना दम तोड़ दिया है। उसने डेक की जान बचाई और उसके साथ साथ कई और लोगों की भी जान बचाई, लेकिन खुद को वो बचा नहीं पाया। वहीं डेक ठीक होकर अपने फैमिली के पास पहुंच जाता है, लेकिन उंगलियां जमने की वजह से उसकी उंगलियों को काटना पड़ता है। लेकिन वो अभी भी जिंदा था, ये उसके लिए अच्छी बात है। यहाँ क्लारा को एक बेबी गर्ल पैदा होती है जिसका नाम वो सारा रखती है, जो कि रॉब हमेशा से चाहता था। आखिर में बताया जाता है कि उस हादसे के बाद कभी रॉब की लाश मिली ही नहीं, लेकिन उसकी मौत के बाद से जॉन ने हमेशा के लिए उस कंपनी को बंद कर दिया और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।